हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तो 5.2 बिल्कुल इजी सी और एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो 5.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, 5 + 2x का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव -6 × 5 + 2x सिंगल डेरिवेटिव प्लस 8y = 0। अब एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है जो फर्स्ट है, यानी कि उससे आपको वर्किंग रूल का आइडिया हो जाएगा भी आपने काम कैसे करना है और आगे वाले क्वेश्चनों में फिर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है भी। तो यहां से देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो इसमें हमें क्या पुट करना है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या सीखा था कि ये जो 5 + 2x है इसको आप पुट करोगे e⁻z। क्लियर? अब इसको e⁻z अगर आपने पुट किया है तो सो दैट कि ये जो log ऑफ 5 + 2x होगा ये बनेगा z भी। क्लियर? इनकी एक्सपोनेंशियल किस में चेंज हो गया, लोगरिथम में चेंज हो गया। उसके बाद अब हमने पढ़ना है ये, अगर ये 5 + 2x को मैं a + bx से कंपेयर करूं तो यहां b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी भी 2, ऐसा ही है। तो ये जो 5 + 2x का होल स्क्वायर और ये जो डबल डेरिवेटिव d² dx² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b का होल स्क्वायर इनटू में d और कहां तक माइनस करना है, पावर 2 है तो d - 1 और साथ में y। ये बेसिक इंट्रोडक्शन से हमने सीखा था अभी। और ये जो सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 + 2x पावर क्या है 1 और साथ में क्या है dy/dx। इसको लिखना है भी b यानी कि 2, b की वैल्यू 2 की पावर 1 d और कहां तक माइनस करना है, बस यहीं तक और साथ में y। क्लियर? तो इनकी जगह अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू। ठीक है ना? तो अब हम पुट कर देंगे तो यहां से वैल्यू आएगी, इसकी जगह फर्स्ट वाले की जगह ये पुट करना है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4d और d - 1, y को बाद में लिखेंगे सभी में से कॉमन लेके, माइनस में 6 और 6 के साथ ये यानी कि इनटू में 2 और d और y लिखने की आपको जरूरत नहीं है, y बाद में कॉमन ले लेंगे और प्लस का ये 8 कांस्टेंट वैल्यू बची और सभी का y अलग से बाहर लगा लेते हैं और राइट साइड में है 0। क्लियर? तो यहां से अब हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो चुकी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, यानी कि सहायक इक्वेशन जो होती है 4d × d 4d² - 4d -12d + 8 = 0। क्लियर? तो ये 4d², 12 और 4 ये हुआ 16d + 8 = 0। 4 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, d² - 4d + 2 = 0। तो अगर मल्टीप्लाई 2 एडिशन -4, ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। दिस मींस -b यानी कि +4 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 - 4 ac करोगे तो ये 8 और अपॉन 2a करोगे तो 2 आया भी। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 ± 16 - 8 8 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 2 यानी कि 2 × 2 = 4 × 2 8 हो जाएगा। तो जब अलग अलग से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 4/2 2 ± √2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं, रियल हैं और क्या है अलग अलग हैं भी। तो दिस मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, c1 e⁻2 प्लस का √2z लिखोगे प्लस c2 e⁻2 - √2 और यहाँ z लिखोगे, ये 2 है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि 2 भी z के टाइप का बनाया गया है। तो यहाँ e⁻2z, e⁻ यहाँ 2z, ये दोनों में से कॉमन, तो e⁻2z कॉमन आया, यहाँ से c1 e⁻√2z हुआ प्लस c2 e⁻2 यानी कि √2z हुआ। क्लियर? तो अब इसको हम निकालते हैं भी x के अंदर, CF = e⁻z की वैल्यू क्या थी यहाँ 5 + 2x और ये 5 + 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5 + 2x का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद c1 e⁻z की वैल्यू 5 + 2x
की पावर बनेगा √2 C2 5 + 2x की पावर माइनस का √2। तो ये हुआ अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर? जो किसकी टर्म में हमने निकाल दिया, x की टर्म में। तो इसको बंद कर देते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। तो अब है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल देखो, अब जब राइट साइड में आपको ये अंडा दिखाई दे, देखो सेकंड में भी है, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन की लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो मेन मुद्दा बन के रह गया है वो है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अगर ये आपने निकालना सीख लिया ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तो रूल चेंज ही नहीं होते। 4th चैप्टर में 4.2 से लेके अब तक जितने भी पढ़े हैं, हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के 3-4 केस है, यही रहते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो हर एक्सरसाइज में चेंज हो रहा है अभी, यानी कि उसको निकालने के तरीके चेंज हो रहे हैं। दिस मीन्स अब यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना, यानी कि 1/f(d) और राइट साइड में क्या है 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ जब राइट साइड में 0 आ जाता है तो क्वेश्चन की लेंथ है जो वो हाफ से भी कम रह जाती है अभी, यानी कि राइट साइड में 0 है, कुछ करना ही नहीं, पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो गया 0। तो अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी की वैल्यू क्या है 0, यानी कि y = सीधा आपने क्या लिख देना CF, और CF की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के बताई है अभी। क्लियर? तो फर्स्ट को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब सेकंड में चेंज क्या आया है अभी, सेकंड में देखिए यहाँ 5 + 2x था, अगर आप इसको a + bx की फॉर्म से कंपेयर करते हो तो x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि b की वैल्यू यहाँ भी क्या रहेगी 2 रहेगी भी। अब ये जो ट्रिपल डेरिवेटिव है, यानी कि 2x - 1 का होल क्यूब और d³ y dx³, इसको आप क्या लिखोगे, b का होल क्यूब, d में से 1 माइनस करना है, फिर d में से 2 माइनस करना है y, क्योंकि यहाँ 3 पावर है ना तो 2 तक माइनस करोगे। आगे 2 पावर वाला है नहीं, सीधा ये है, यानी कि 2x - 1 और dy/dx। इसको आप क्या पुट करोगे, b की पावर यहाँ कितनी है 1 है, तो यहाँ भी 1 होगी, यानी कि b की पावर 1 और अकेला d आएगा और y, यानी कि इसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, इसकी जगह पे ये पुट कर देना है। क्लियर? तो जब ये पुट करोगे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन भी क्यूबिक बनेगी, 3 रूट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, और यहाँ पे भी राइट साइड में 0 है, तो जो पी है वो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, वो 0 होगा भी। ठीक है ना, वो पी तो मैंने निकाल दिया इसका, अब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देना, वही क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेकंड बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस 5 + 2x की जगह 2x - 1 आया है और ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से आप सेकंड को कंप्लीट करेंगे। और जो मेन मुद्दा है इस एक्सरसाइज का वो सिर्फ ये है भी, यानी कि ये स्टेप्स एक्स्ट्रा आए हैं, ये इस तरीके से भी। पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ये बी नहीं लगाना पड़ता था हमें, सर ये d -1y, अब एक और बस ये ऐड हो गया भी, और ज्यादा कुछ नहीं है बस भी। हर बार अब हमें यह ध्यान रखना है कहीं हम बी लगाना ना भूल जाए, कहीं आप जल्दबाजी में इसको सीधा ही लिख दो और बी लगाओ ही ना, अगर बी नहीं लगाया तो फिर क्रॉस जरूर लग जाएगा भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1 + 2x का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव 6 × 1 + 2x dy/dx + 16y = 8 × 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसीजर, पुट 1 + 2x को e⁻z सो दैट, ताकि जो log ऑफ 1 + 2x है उसकी वैल्यू z हो जाए। और हम मान लेते हैं लेट 1 + 2x का होल स्क्वायर, और ये जो d² y/dx² है इसकी वैल्यू क्या होगी, होल स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर और d × d - 1 × y। जहां पे इस d को भी बेचारों को डिफाइन कर दिया करो, कई क्वेश्चनों में इनमें लिखना भूल जाता हूं, तो आप लिख दिया करें कि d को हमने d/dz लिखा है। एंड ये जो 1 + 2x यानी कि सिंगल पावर है, इसको क्या लिखोगे, dy/dx है साथ में, तो 2 की पावर अब क्या बनेगा 1 और अकेला d और y। अब इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 d × d - 1, y को बाद में लिखेंगे कॉमन लेने के बाद, उसके बाद -6 के साथ मल्टीप्लाई में × 2 और d, और यहाँ पे +16, और ये जो y है इसको इनसे अलग कर दिया, और ये है 8
इंटू, अब देखिए 1 + 2x को क्या पुट किया, e की पावर z, e की पावर z का स्क्वायर करोगे तो e की पावर क्या बनेगा, ये 2z हो जाएगा भाई, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म हो चुकी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4d² - 4d - 12d + 16 इक्वल टू, अब ये क्या हुआ, 0, क्लियर। तो ये 0 हो चुका है। उसके बाद ये आया 4d² माइनस ये कितना हुआ, 16d + 16 इक्वल टू 0। उसके बाद 4 से डिवाइड कर देते हैं तो d² - 4d + 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या फैक्टर बनेगा भाई, d - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको d - 2 और d - 2 लिख सकते हैं भी, क्लियर, इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 2 आई, पहली भी 2 और दूसरी भी 2, दोनों सेम वैल्यू आ गई। यानी कि जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं, रियल जरूर हैं लेकिन बेचारे रिपीट होते हैं, रिपीटेड हैं। तो दिस मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो आएगा c1 और यहाँ से 2z, तो नहीं c1, यहाँ से आप इस तरीके से लिखोगे c1 + c2z, रिपीटेड है ना, तो कई बार वो उसी तरीके का ध्यान में रहता है। उसके बाद ये 2z, ऐसे आप लिखोगे, रिपीटेड क्या कहीं ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे ही लिख दो आप। उसके बाद हम इसको x में ले आते हैं, cf c1 + c2। अब z की जगह देखिए क्या लिखा है, ये रहा, तो ये है log ऑफ 1 + 2x, क्लियर। और साथ में e की पावर z की वैल्यू क्या है, 1 + 2x और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो 1 + 2x का होल स्क्वायर हो गया भाई। तो ये आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, PI। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है, 1/f(d), f(d) यानी कि इसको यहाँ से लिख लेते हैं, d² - 4d + 4 और साथ में है ये 8 × e⁻²z, तो 8 × e⁻²z भी। अब पुट करोगे d को 2, ठीक है ना, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब d को हम क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। तो d को जब 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 और -8, ये क्या बनेगा, केस ऑफ फेलियर बनेगा भी, केस ऑफ फेलियर। तो यहां से हम लिखेंगे केस ऑफ फेलियर आने के बाद हम z लगाते हैं, यहाँ पे 2d - 4 हुआ और 8 × e⁻²z भी। जब आप d की जगह दोबारा फिर 2 पुट करोगे, 2 × 2 4 - 4 फिर 0 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा अगेन केस ऑफ फेलियर, अगेन केस ऑफ फेलियर। उसके बाद अगर एक बार वो केस ऑफ फेलियर हो गया तो एक और z लग जाएगा, यानी कि 8z² और अपॉन यहाँ से डेरिवेटिव करोगे 2d का कितना आया 2 और e⁻²z, फिर इस तरीके से 2 पे 4 इस तरीके से आया। उसके बाद जो PI की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, 4z² e⁻²z, क्लियर। तो इसको हम x में चेंज कर लेते हैं, 4z की वैल्यू है, जो z की वैल्यू log ऑफ 1 + 2x, तो log ऑफ 1 + 2x का होल स्क्वायर और e⁻z की वैल्यू 1 + 2x है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 2x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई भी PI की, क्लियर। और ये जो वैल्यू थी आपकी थी CF की, ये वैल्यू थी CF की और ये है PI की, क्लियर। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा y = वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको इस पे डाउट हो रहा है भी, यहाँ पे इस पे डाउट ये हो रहा है कि जब आप पीछे आंसर देखोगे तो आपको यहाँ 4 नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ एज इट इज है, ये भी एज इट इज है सारा, लेकिन ये 4 गायब है। अब 4 गायब करने का तरीका मैं बता देता हूं, आंसर ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, लेकिन वो 4 गायब कैसे करना उसको देख लीजिए। जब हमने यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म बनाई थी, ये देखिए सिंबॉलिक फॉर्म बनी थी, तो ये 4 और यहां 6 × 2 ये क्या था
12 और ये था 16। अगर यही आप दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देते, जब 4 से डिवाइड करते तो ये 4 गायब हो जाता, ये कितना आता 3 आता, और ये कितना आता 4 आता, है कि नहीं। और ये 4 2 जा कितना हो जाता 8 हो जाता भी। तो फिर अब यहां से देखिए डी स्केयर माइनस डी माइनस 3d माइनस 4d, यानी कि इक्वेशन यही बनती लास्ट में, ये देखो, यानी कि माइनस डी, यहां से भी इक्वेशन क्या बनती यही बनती। यानी कि अगर यहां 4 से हम दोनों साइड डिवाइड कर पा रहे हैं तो यहां ऑक्सिलरी में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अभी, क्लियर। अब ऑक्सिलरी में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो ये तो सारा का सारा एज इट इज रहेगा, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अब ये जरूरी थोड़े ना है कि यहां डिवाइड किया जाए, भी हम तो डिवाइड नहीं करना चाहते। अब डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंपली आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से डिवाइड हो गया भी, चलो हमारे ध्यान में आ गया, हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहां अगर कोई ऐसा नंबर होता कि इस साइड कॉमन लेने से वो डिवाइड नहीं हो जाता, तब तो हम ऐसे ही करते ना, तो सोल्यूशन आ जाता। दिस मीन्स अब यहां से अगर आप इसकी जगह 8 की जगह यहां क्या लिखोगे, फिर 2 लिखना पड़ेगा यहाँ, यानी कि 2e⁻²z ऐसे। और जब 2 लिखोगे तो बाद में यहाँ 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्लियर। तो दिस मीन्स अगर आप यहाँ 4 लगाते हैं और यानी कि यहाँ कॉमन वगैरह नहीं लेते तो भी गलत नहीं होगा, सही है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, एक जर्नल सॉल्यूशन है ये, ठीक है। क्या है, जर्नल सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है C1 C2। हम इस 4 को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि 4 एक जर्नल कांस्टेंट है, क्लियर। तो इस तरीके से आप थर्ड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या चेंज है भी, फोर्थ में देखो 1 + x, इसको जब a + bx से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 1 आई, तो सारा कुछ आपने एज इट इज लिखना है। और जब 1 + x को आप पुट करोगे e⁻z, तो ये log ऑफ 1 + x क्या बनेगा, z बनेगा अभी, क्लियर। तो ये राइट साइड में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 cos, और इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है z। तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लगाना है, cos az, यानी कि a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, यानी कि आप क्या पुट करते हो d² को माइनस का a², cos ax sin ax। तो वो रूल आप याद रखें। तो वो फोर्थ क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। जर्नल सा मैंने बता दिया। और थर्ड में भी अगर आप इस 4 को हटाना चाहते हैं तो ये जो मैंने मेथड बताया ये कर सकते हैं। अगर बाय चांस किसी ने 4 नहीं हटाया, 4 यहाँ लिख दिया, तो वो गलत नहीं होगा भी, वो भी सही है, क्योंकि जर्नल सॉल्यूशन की बात हो रही है अभी। क्योंकि इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा कई बार हमारा 2c1 आ जाता था, उसको हम कंसीडर कर लेते थे, क्या c कंसीडर कर लेते थे, भी ये c है। अब बात की जाए तो वो 2c1 की c क्यों, यानी कि c क्यों बनाया भी, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अगर किसी जर्नल सॉल्यूशन की हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सॉल्यूशन जर्नल ही रहता है, क्लियर। अगर c1 c2 की वैल्यू निकाले यहां से और फिर ये 4 आ जाए, फिर गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 आ रहा है, 4 नहीं आना चाहिए था आंसर में, तो वो कुछ और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा और ये कुछ और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरीके की चीजों पे भी फोकस किया करो कि ये 4 कैसे आ गया या 4 नहीं आना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि आप सिर्फ आंसर मैच करते हो। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में 4 से डिवाइड करके दिखा देता तो आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आता कि ये जो 4 है वो इस जगह भी आ सकता है कि नहीं। मैं चाहता तो यहाँ 4 से डिवाइड करके पहले भी दिखा सकता था और डायरेक्ट आपका आंसर मैच हो जाता, लेकिन तब आपके माइंड में ये नहीं आता भी यहाँ 4 भी आ सकता है, क्लियर। तो इन चीजों पे फोकस किया करो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 2 का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, 5 × 3x + 2 सिंगल डेरिवेटिव -3y। अब राइट साइड में देखिए 3 टर्म आपको दिखाई दे रही है। अब आपको लग रहा है भी हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन है जो लेंथी होने वाला है, तो इसके लिए देखिए पुट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो वही कि 3x + 2 को e⁻z पुट कर लिया, सो दैट कि log ऑफ 3x + 2 = क्या हुआ z के, क्लियर। और यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। चलो ये एक बार x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें x की जरूरत पड़ने वाली है राइट साइड में। ये जो 3x है वो क्या होगा e⁻z - 2, और ये जो x है वो क्या बन जाएगा डिवाइड में 3, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर है a + bx से कंपेयर करोगे तो ये 3 है जो किसकी वैल्यू है b की, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या आएगा d × d - 1 तक, y बाद में लिख लेंगे, +5, और यहाँ b की वैल्यू क्या आती है
3 है तो 3 की पावर 1, तो 5 इंटू 3 और d आया अभी, क्लियर, और -3 और इंटू में है इसके y इक्वल टू x की जगह ये रखना है तो e टू द पावर z माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर z माइनस 2/3 और प्लस का 1, क्लियर। तो x की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमने पहले निकाल ली भी। तो अब यहाँ से देखिए इनमें से 9 3 3 3 तो वैसे ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3d, तो 3d की मल्टीप्लाई करोगे 3d स्क्वायर माइनस 3d, यहाँ क्या बचा 5d और यहाँ से माइनस का 1, y इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए चलो पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 का स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर करोगे तो e टू द पावर 2z माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 आएगा, माइनस 2ab करोगे 2 इंटू 2 4 और e टू द पावर z प्लस e टू द पावर z माइनस 2/3 और प्लस 1 आया भी। तो यहाँ से 3 एज इट इज। अब ये जो 3d स्क्वायर है 5 माइनस 3 2d माइनस 1 y इक्वल टू, ये जो 9 है ये तो आएगा एलसीएम सभी का, तो ये e टू द पावर 2z माइनस 4 e टू द पावर z प्लस 4, ये तो एज इट इज। अब 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 e की पावर z 3 2 जा 6 और यहाँ से देखिए यहाँ होगा 9, क्योंकि 9 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया अभी। तो अब यहाँ से 3 इस साइड चला गया। अब देखो अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये 27 बन जाएगा। अगर ऐसे ही हम लेफ्ट साइड को ऐसे सोल्व कर दे पर्टिकुलर इंटीग्रल में, फिर कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा जैसे थर्ड में आता है। तो चलो अब की बार तो आंसर ही मैच कर देते हैं। ये 3 है जो राइट साइड जाके डिवाइड में आएगा, यानी कि ये कितना होगा 27। तो ये बना 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 और साथ में y इक्वल टू 1/27। इसको सोल्व कर लेते हैं। e टू द पावर 2z वाली टर्म तो एक ही है और z वाली -4 और प्लस का 3, तो ये क्या हुआ माइनस में e टू द पावर z और 9 और 4 13 माइनस 6, तो ये क्या हुआ 7। तो ये वैल्यू आई भी, क्लियर। अब निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है कि 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई माइनस का 3 आए और जोड़ उनका 2 आए भी, तो 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 यानी कि माइनस d और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों में से 3d कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी d प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 1, तो 3d माइनस 1 और ये क्या आया d प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो d की वैल्यू एक तो आई 1/3 यहाँ से और यहाँ से d की वैल्यू क्या आई माइनस का 1 भाई, क्लियर। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, दोनों रियल रूट है अलग अलग हैं, तो c1 e टू द पावर 1/3z प्लस c2 e टू द पावर माइनस का z। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो इसको आगे लिख देता हूँ। c1 e टू द पावर z की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2, तो ये बनेगा 3x प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस c2 माइनस में है e टू द पावर z, यानी कि e टू द पावर z क्या है 3x प्लस 2 की पावर -1 हो जाएगा अभी। तो ये आया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब मेन मुद्दा उसी पे है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, वो क्या कहते हैं ये वाली वैल्यू यानी कि 1/f(d) 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई इस राइट साइड के साथ करनी है। तो ये जो 1/27 है ना, इसको तो मैं अलग से लिख लेता हूँ 1/27 और इसकी मल्टीप्लाई अलग अलग से कर देते हैं e की पावर 2z के साथ एक बार, तो उसके बाद -1/3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई e टू द पावर z के साथ और प्लस ये 7/3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1, तो इसके साथ लगा लेते हैं e टू द पावर 0z, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना तो ऐसे ही सोल्व होगा। तो ये जो 1/27 एज इट इज, यहाँ पुट करोगे d को 2 क्योंकि e टू द पावर 2z है, यहाँ पुट करोगे d को 1 और यहाँ पुट करोगे d को 0 क्योंकि यहाँ 0 है। जब d को 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और 8, यहाँ से देखो
12 और 4 16 और -1 15 हो गया, तो 1/15 e टू द पावर 2z, ये तो सोल्व हो गया अभी। आगे देखिए d की जगह जब आप 1 पुट करोगे माइनस यहाँ 1/3 और 2 5 -1 4 और e टू द पावर z प्लस 0 पुट करते ये क्या बना 7 बाय माइनस का 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस में 7 लिख सकते हैं अभी। और e टू द पावर 0 तो z वो तो 1 है ही, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ से इस 1/27 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी बनेगा जब 15 × 27 करोगे तो ये आएगा 1/5 और ये 40 यानी कि 40 और ये 5 यानी कि 405 हो गया e टू द पावर 2z। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बाय ये 108 हो जाएगा और e टू द पावर z -7 से करोगे तो ये 7/27 इस तरीके से। तो अब हमें जो पी है वो चाहिए x के अंदर, तो 1/405 e टू द पावर z को हमने क्या लिखा था 3x + 2, तो 3x + 2 का ये हो गया होल स्क्वायर -108 यानी कि 1 के डिवाइड में, और e टू द पावर z की जगह 3x + 2 -7/27। तो ये बना भी आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर। और जो ये था आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो CF + PI के इक्वल होता है। दिस मीन्स y = यहाँ आप CF की वैल्यू पुट करोगे और ये हो जाएगा आपका PI, और CF को यहाँ से मूव करवा देना। क्लियर। तो ये हुआ भी आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6, वो आप खुद से सोल्व करेंगे भी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो जरूर है, ये ध्यान रखना, यानी कि लेंथ है इस क्वेश्चन की लेकिन है आसान। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने सिंपल से खुद से करवा दिए कि यहाँ स्केयर वाले और पावर 4 वाला हमारे लिए छोड़ दिया। वो जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना फोकस कर पा रहे हैं वीडियोस पे। क्लियर। यानी कि अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए भी। अगर परेशानी होती है तो वो रूल रेगुलेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत हो सकती है भी, थोड़ा लेंथी है, 1-2 बार केस ऑफ फेलियर भी बन सकता है, या भी उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये सारी चीजें अगर आपने 4th अच्छी तरीके से पढ़ रखा है ना चैप्टर, तो 5th में तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी भी। तो 6 थोड़ा लेंथी जरूर है, तो आपने खुद से सोल्व करना है। यहां से आपको यह भी मिलेगा कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में से क्या सीखा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, है कि नहीं। यानी कि पूरी एक्सरसाइज आपने पढ़ ली, तो अगर क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप सोल्व कर पा रहे हैं, दिस मीन्स आपको 5th चैप्टर है वो कंप्लीट आ चुका है भी। क्लियर। यानी कि 6th चैप्टर का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके होते ही आपका ये जो चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही फिनिश हो जाएगी। एक बार जरूर सोल्व करके देखें और सोल्व होते ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर हमारा सोल्व हो गया अभी। क्लियर। ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग किस लेवल तक पढ़ते हैं। क्लियर। और अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तो 1-2 एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं भी। अगर एग्जाम्पल से भी सोल्व ना हो तो फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि पीडीएफ हमारा लास्ट हथियार होता है। सबसे पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी होती है, उसको देखो वो सोल्व हो रहा है कि नहीं। 1-2 बार गलत होगा तो तीसरी बार 3-4 बार करके देखो उसको। अगर बिल्कुल ही ना हो तो कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लो, या फिर वीडियोज में से कुछ ऐसी चीज उससे मिलती जुलती मैंने आपको बताई हो। लेकिन अगर बिल्कुल भी ना हो, लास्ट ऑप्शन होता है भी पीडीएफ। ये नहीं कि यहाँ 5th क्वेश्चन करवाया, यहां तक वीडियो देखी, वीडियो बैक की और डायरेक्ट पीडीएफ पे चले गए, वहां से उस क्वेश्चन को देख लिया, बस हाँ हो जाएगा। ऐसे देखने से क्वेश्चन नहीं होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही सिंपल हो जाएगा भी। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। और ओडी तो एक बहुत ही इजी सा मैथ है, शॉर्ट सा सिलेबस है। आज हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं भी। क्लियर। तो हम कोशिश करेंगे कि जो अगले चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।